किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो कहीं कहीं पे फ्लावरिंग स्टेज पे है और कहीं कहीं पे फलियां बनना स्टार्ट हो गई है। मतलब जहाँ पे जल्दी बुवाई हो गई थी तो वहाँ पे फलियां बनना स्टार्ट हो गई है और जहाँ पे लेट बुवाई हुई थी तो वहाँ पे अभी सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पे है। तो यदि ये दोनों स्टेज पे आपकी सोयाबीन की फसल है तो इस समय आपको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं और कीटनाशक का कब छिड़काव करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सावधानियां क्या क्या रखनी है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इससे पहले मतलब फूल आने से पहले हमने जितने भी खाद उर्वरक देने थे दे दिए, जितना खर्च करना था कर दिया, लेकिन अब सिर्फ 2 ही खाद उर्वरक आपको देने हैं। इसके अलावा कोई भी खर्च आपको सोयाबीन की फसल में नहीं करना है। अब ये 2 खाद उर्वरक कौन कौन से हैं और ये किस लिए दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा लें ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम खाद उर्वरक देते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी हो, फूल अच्छे आए, पौधा स्ट्रॉन्ग बने। और जो बाद में हम जो खाद उर्वरक देते हैं, और ये खाद उर्वरक हम कब तक देते हैं, फ्लावरिंग स्टेज तक। मतलब सोयाबीन की फसल में सिर्फ 4 ही खाद उर्वरक दिए जाते हैं। 4 खाद उर्वरक, मतलब मैक्रो और माइक्रो दोनों का बोल रहा हूँ मैं, दोनों में से सिर्फ 4 खाद उर्वरक दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में हम खाद उर्वरक देते हैं ताकि हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो ग्रोथ अच्छी ले ले, इसके लिए हम नाइट्रोजन देते हैं। और काफ़ी जगह पे मैंने अभी ये देखा है कि इतनी ज़्यादा हाइट हो गई है कि सोयाबीन की फसल आड़ी भी हो गई है, वहाँ पे नुकसान भी हुआ है। अब ये हमारी गलती भी है कुछ दोस्तों, क्योंकि गलती कैसी है, हम ज़्यादा नाइट्रोजन यदि दे रहे हैं तो वहाँ पे सोयाबीन की फसल आड़ी हो जाएगी। और समय समय पे इस बार पानी गिरा है तो वहाँ पे तो नाइट्रोजन की तो ज़रूरत थी ही नहीं। वैसे दलहन वर्गीय जितनी भी फसल है उनमें नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत लगती है। अब ये कम ज़रूरत क्यों लगती है, क्योंकि इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें आपने देखी होगी। 20-22 दिन का पौधा जब सोयाबीन का हो जाए तब आप उखाड़ के देखना, छोटी छोटी गांठें देखने को मिलेगी। ये नाइट्रोजन का काम ही करती है। इसीलिए पर हेक्टेयर लगभग 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है सोयाबीन की फसल में। अब जहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने ज़्यादा ही नाइट्रोजन दी है तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो आड़ी भी हो गई है। अब ये आड़ी हुई है तो वहाँ पे दोस्तों नुकसान तो हुआ है, क्योंकि पूरी तरह वहाँ पे हमारी फसल पक नहीं पाएगी और जो दाने का साइज़ अभी बना है वही साइज़ रहेगा। अब ये लास्ट स्टेज पे मतलब फूल बन रहे हैं या फिर फलियां बनना स्टार्ट हो गई है तो उस समय हमारे किसान भाई क्या करते हैं, तरह तरह के टॉनिक का छिड़काव करते हैं। देखिए दोस्तों फालतू खर्च करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप टॉनिक में देखोगे वही NPK और यही सब मिलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ अलग से कुछ नहीं आता टॉनिक में, और उनका इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं है मेरे हिसाब से। यदि आप फल फूल बढ़ाने के लिए कोई सा टॉनिक का छिड़काव कर रहे हैं तो मत करिए। अब ये फ्लावरिंग स्टेज के बाद यदि फलियां बनना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे आपको पोटास और फास्फोरस ये दोनों की ज़रूरत लगती है यदि इनका छिड़काव आप करते हो। अब ये फास्फोरस की ज़रूरत क्यों लगती है, क्योंकि मैंने NPK का फंडा आपको बताया था। ये फास्फोरस और पोटास दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं। फास्फोरस पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, जो कि अब मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी आपको डालना पड़ेगा। अब वो क्यों डालना पड़ेगा, ताकि जो पोटास हम डाल रहे हैं उसका रिजल्ट हमको सही मिले, क्योंकि दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। अब ये पोटास का छिड़काव हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारी सोयाबीन का दाना है वो ठोस बन सके, उसका साइज बढ़ सके और चमक आ सके। आपने देखा होगा ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल्ड दाना आपने देखा होगा कि इसका दाना बहुत ज़्यादा बोल्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा चमक है, तो वो सब पोटास के रिज़ल्ट होते हैं। मतलब पोटास ही आपका दाने का साइज बढ़ाएगा और चमक बढ़ाएगा। इसके अलावा पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कौन कर रहा है, वहाँ पे फास्फोरस। तो फ्लावरिंग स्टेज हो या फिर फूल से करे बन रहे हो, उस स्टेज पे आपको ये दोनों का छिड़काव करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी छिड़काव नहीं करना है।
क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट में देखता हूँ कि सर फ्लावरिंग स्टेज पे है, 19-19 डाल दें क्या, 10-10 डाल दें क्या, 15-15, 16-16, पता नहीं कौन कौन से NPK बना रही है कंपनी, जिनका मेरे को खुद नहीं पता। NPK में ये 10-10, 16-16, 19-19, 18-18 तक सीमित है। ये मतलब सब जानते हैं कि 19-19 होता है, 18-18 होता है। अब मैंने 2-3 कमेंट में देखा था 10-10, 16, इसके अलावा 16-16, तो इनके बारे में मैं खुद नहीं जानता। तो ये सब छिड़काव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सोयाबीन की एक ऐसी फसल है जिसमें आप जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा। तो इससे बेटर है कम खर्च में अच्छा उत्पादन। अब ये कम खर्च में अच्छा उत्पादन लेने का तरीका सिर्फ यही है, क्योंकि दोस्तों जब तक ग्रोथ होनी थी हो चुकी, मतलब फ्लावरिंग स्टेज तक ही हम खाद उर्वरक दे सकते हैं, और फ्लावरिंग स्टेज तक भी नहीं दे सकते। मतलब सही कायदे की बात की जाए, मतलब जो सही समय है वो सिर्फ 30 दिन का है। वैसे तो खाद उर्वरक स्टार्टिंग में ही दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में मतलब किसान भाई हमारे नहीं दे पाते तो वो 30 दिन के अंदर दे सकते हैं। 30 दिन बाद कोई सा भी खाद उर्वरक नहीं दिया जाता। फिर भी मतलब हमारे काफ़ी किसान भाई देते हैं, लिक्विड फॉर्म में देते हैं। तो ये 30 दिन तक आप नाइट्रोजन दे सकते हो, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है, ये कब और कैसे देना है और इनके क्या क्या काम होते हैं। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फ्लावरिंग स्टेज पे यदि आपकी फसल है तो उस समय बेहतर तो यही है कि आप उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई सा भी आप स्प्रे करते हो तो जो स्प्रे की फटकार हमारे सोयाबीन के पौधे में लगती है तो वहाँ पे फूल गिरते हैं। अब वो भले कितने भी गिरे, 5 गिरे, 10 गिरे, लेकिन नुकसान तो होता है। मान लीजिए आप एक कतार पकड़ के जा रहे हो और एक पौधे में से 5-5, 10-10 यदि फूल गिरते हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि पूरी लाइन में कितने फूल गिरेंगे, और फिर वापस आओगे फिर पूरी लाइन में कितने फूल गिरेंगे स्प्रे में, क्योंकि फटकार उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो या फिर देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो ये सारी चीज़ें कि जहाँ से हम स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पे फूल गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं। सबसे बेस्ट तो यही है, यदि फ्लावरिंग स्टेज पे है तो वहाँ पे आप अपनी फसल में कोई भी छेड़छाड़ ना करें। इसके बाद आप स्प्रे कर सकते हो, मतलब फ्लावरिंग स्टेज के बाद जब करे बनना स्टार्ट हो जाए, फलियाँ बनना स्टार्ट हो जाए, तब आप स्प्रे कर सकते हो, मतलब फास्फोरस और पोटास इनका स्प्रे कर सकते हो। लेकिन फूल के समय यदि कर रहे हो तो वहाँ पे आपको नुकसान ही होगा। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव, कीटों का प्रकोप इस बार वैसे दोस्तों बहुत कम देखा जा रहा है। सिर्फ हरी वाली जो इल्ली होती है वही दिख रही है, वो भी बहुत कम, और वो इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है। इसके अलावा तंबाकू की इल्ली है, इन सब का प्रकोप अभी बहुत कम देखा जा रहा है। तो कीटनाशक का तभी छिड़काव करें जब कोई कीट आपकी फसल में लगे। इससे पहले यदि आप छिड़काव कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि दोस्तों जैसे ये अभी जो बारिश हो रही है बारीक बारीक बूंद वाली, इसमें कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। मतलब यदि तेज़ बारिश हो रही है तो वहाँ पे कीटों का प्रकोप कम होगा, और यदि बारिश ऐसी हल्की वाली हो रही है तो वहाँ पे कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। या फिर इसके बाद यदि धूप निकल आती है फिर बारिश हो जाती है तो वहाँ पे भी कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो कीट लगने से पहले छिड़काव ना करते हुए कीट लगने के बाद यदि आप छिड़काव करते हो तो वो बेस्ट है। इसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि सबसे अच्छी है, अभी सस्ती भी है, अच्छी भी है। इसके अलावा प्लेथोरा, ये 2 कीटनाशक ऐसी है जो मतलब प्लेथोरा हालांकि थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन इमामेक्टिन बेंजोएट ये सस्ती है और इसका काम भी और इसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब 10 दिन तक इसका इफेक्ट देखा जाता है, तो ये भी बढ़िया है कीटनाशक में। बाकी दोस्तों आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, यदि फूल आ रहे हैं, फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी फसल है, तो वहाँ पे आपको नाइट्रोजन का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना, और नाइट्रोजन वाले उर्वरक का छिड़काव भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लेना। और वैसे भी दोस्तों ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है सोयाबीन की फसल में, यदि आप गलती से भी नाइट्रोजन का छिड़काव करते हो तो वो उसकी और ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो वहाँ पे आड़े गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए नाइट्रोजन वाले उर्वरक फ्लावरिंग स्टेज पे छिड़काव बिल्कुल ना करें, और खरपतवार नाशक दवाइयों का भी छिड़काव आपको फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जिनको यदि आप फॉलो करते हो
तो यकीन मानिए आप बहुत बढ़िया उत्पादन इस बार सोयाबीन की फसल से लेने वाले हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।